बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 और आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम अच्छी खासी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो प्यारे बेटे, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन और फिर हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और कुछ बातें और भी डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन की बात करते हैं तो इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी पड़ती है। आपको पता है ना कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जिन बच्चों ने मेरा चैप्टर नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर नहीं सुना, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि मेरा वो लेसन सुन लें। उनके लिए हाइब्रिडाइजेशन किसी भी पॉइंट पर समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा आफ्टर लिसनिंग माय लेसन। प्यारे बेटे, कार्बन की ग्राउंड स्टेट पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें आते हैं, 2 इसमें, एक इसमें 2pz खाली होता है। और जैसे ही कार्बन को एनर्जी मिलती है, कार्बन जब भी किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो एटम कार्बन के करीब आता है तो कार्बन को एनर्जी मिलती है और कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट पर 2s में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है आफ्टर गेनिंग एनर्जी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब 4 ऑर्बिटल हैं जिन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट पे, और इनकी शक्लें भी आपको पता हैं कि ये गोल होता है स्फेरिकल, और 2px इस तरह होता है डम्बल, और 2py भी इस तरह और 2pz भी इस तरह। अब पता क्या होता है, क्योंकि कार्बन ने अल्कीन में डबल बॉन्ड बनाना होता है तो कार्बन के अंदर मौजूद ये वाले 3 ऑर्बिटल यानी 2s 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल, सिर्फ ये 3 आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग से 3 नए बनते हैं। 3 जूस के गिलास हो ना, अलग अलग फ्लेवर के, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज, और तीनों को आप मिक्स कर दें, बल्कि इंटरमिक्स कर दें और फिर नए 3 गिलास बनाएं जो इंटरमिक्सिंग से बनेंगे। वो तीनों जो है सेम जायका, सेम शेप, सेम एनर्जी रखते होंगे। इधर भी ऐसे हुआ है कि 2s 2px 2py ने आपस में इंटरमिक्सिंग की है और नए 3 बनाए हैं, एक ही शेप के, एक ही साइज के, एक ही शक्ल के। हर एक का नाम है sp2 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल। सर ऐसा क्यों है sp2 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल? क्योंकि एक s और 2 p मिक्स हुए हैं तो इसलिए तीनों के नाम होते हैं sp2 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल। और ये जो 2pz होता है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए हम इसको अनहाइब्राइड ऑर्बिटल बोला करते हैं, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। हम सहारा लेते हैं इसमें ईथीन से, ईथीन जिसका फार्मूला है C2H4, हम इसी से सहारा लेंगे। मैं ना पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करता हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन है, एक इधर इस कार्बन से, एक इधर इस कार्बन से, एक इधर इस कार्बन से और एक इधर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ईथीन का। अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम शो करते हैं। आपको पता है कि इस कार्बन ने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, इस कार्बन ने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है। ये जो एक कार्बन है ना, इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका मतलब इसके पास 3 जो हैं वो हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं और एक जो है यानी 2pz वाला वो अनहाइब्राइड है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। ये वाला कार्बन, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है तो 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल कैसे अरेंज करेगा? 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल को अपने पंखे की तरह ट्राइगोनल शेप में, एक ऐसे, ठीक है, और एक इधर, ओके, और एक इधर, ये पंखे की तरह ट्राइगोनल शेप में। ठीक है, यस सर, ये हो गया। अब हर एक का नाम sp2 है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, sp2 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल। ओके, अब ये हो गया। ठीक, ये मैंने सिर्फ हाइब्राइड ऑर्बिटल ड्रा किए हैं। अब लेफ्ट साइड वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन ने भी तो sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, तो इस कार्बन के पास भी क्या होंगे, 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल होंगे। एक मैंने यहां पर बना दिया,
एक इधर बना देते हैं ट्राइगोनल शेप में, एक इधर बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा जानी ये देखो, ये यहां पर तो बन गया सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ओके। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, हर कोने पे इधर आएगा एक हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग बना देगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल के साथ, इधर भी आएगा एक s और बना देगा सिग्मा बॉन्ड, इधर भी आएगा एक s और बना देगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल या हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम भी हम इसे कहते हैं। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि इस कार्बन की जो शेप या ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल है। क्या शेप या ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल कैसे? पंखे की तरह। ये देखो, एक यूं है और एक इधर है, ऐसे। ये देखें ट्राइगोनल, ये ऐसे। और इसे प्लेनर कहा जाता है। प्लेनर मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे ही, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ये है, एक ये है और एक सेंटर वाला और ये इधर, ठीक है। और फिर ऐसे ही मेरी तरफ एक इधर यूं होगा, ऐसे एक प्लेन में। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में बॉन्ड एंगल क्या होता है? आपको पता है बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। वो कैसे समझ आएगा, जरा देखिए, मैं सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रा करके आपको समझाता हूं। ये देखें, ये इसी डायग्राम से मैंने ये चुराया है, ये देखें। अब ये देखो, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान यहां पर जो एंगल है ये 120 डिग्री है। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान यहां पर जो एंगल है ये भी 120 है। इधर जो बॉन्ड एंगल है ये भी क्या है, 120 है। सारे बॉन्ड एंगल जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में 120 डिग्री के होते हैं। अब आप ये देखें, क्या इस और इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं? आंसर है नो। इन दोनों ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो दोनों कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई, चौथा बॉन्ड बनना बाकी है। तो वो कैसे बनेगा? मैंने अभी आपको बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल यानी 2pz अनहाइब्राइड रहता है। तो इस वाले कार्बन का 2pz ये है, मैं इसे ड्रा कर लूंगा डम्बल शेप में, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। और इस वाले कार्बन का भी 2pz हम ड्रा कर लेते हैं। ये बेशक आप नाम भी लिख दें कि ये 2pz है, ये भी 2pz है, ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लेनी है। ये देखें, ये मेरी बुक है, इस बुक के पीछे मैंने ना ये डायग्राम बनाई है। कौन सी डायग्राम? ये वाली डायग्राम बनाई है। देखो, ये ऐसे है ना, ये यूं है, मतलब इस तरह से कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, उसका एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ये प्लेनर है, प्लेनर, ठीक हो गया, ये प्लेनर है। अब आपको पता है कि ये तो प्लेनर है। अब इसमें जो 2pz है वो एक आधा लोब इधर ऊपर है और आधा लोब नीचे है, आधा लोब इधर भी ऊपर है, आधा लोब नीचे है, यानी यूं है, ऐसे और ऐसे। ये ग्रीन वाले, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिन्होंने ये बनाई थी डायग्राम, वो ऐसे ही प्लेट की तरह है, और अनहाइब्राइड ऊपर आधा लोब आधा नीचे, और इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। मतलब इन वाले और इसके दरमियान जो है वो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। अब कहेंगे हाइब्राइड और अनहाइब्राइड ऑर्बिटल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जी हाँ, तो अब आप देखें, ये भी अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इनके दरमियान इधर ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, ऊपर भी और नीचे भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग, या जिसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसके नतीजे में ये कौन सा बांड बनेगा? ये पाई बांड बनेगा। हम पढ़ चुके हैं पाई बांड को हम किस तरह से जाहिर करवाते हैं। उसके लिए आप सिग्मा फ्रेमवर्क बनाइए, यानी पहले सारे सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाइए, जो हम पहले भी बना चुके हैं। ये देखिए, ओके ओके सर। अब जो पाई बांड है वो ऊपर भी ओवरलैपिंग होती है, नीचे भी ओवरलैपिंग। तो ऊपर वाली ओवरलैपिंग के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और नीचे वाली ओवरलैपिंग के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये ऊपर और नीचे जो मैंने आपको दिखाया है, इसे हम पाई बांड कहते हैं। ये ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ जाहिर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भी रह सकते हैं, इधर नहीं तो इलेक्ट्रॉन इधर भी रह सकते हैं। जहां चाहे इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकते हैं, आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है इसकी हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम। तो इसमें हमने डिस्कस किया है शेप ऑफ
अल्कीन यानी अल्कीन की जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक हो गया, और एंगल 120। आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि अल्कीन की पहचान ही पाई बॉन्ड से होती है। अल्केन में तो सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, अल्कीन में ये वाला बॉन्ड सिग्मा है और ऊपर कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड, तो इसलिए हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम वैसे ही ड्रा करेंगे जैसे पहले हमने ड्रा किया सिग्मा फ्रेमवर्क, जिसमें सारे बॉन्ड सिग्मा हैं, हो गया। अब आपने इसमें पाई पाई बॉन्ड को शो करवाना है, तो आपको पता है पाई बॉन्ड को हम इस तरह से शो करवाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अच्छा, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या इधर नहीं तो नीचे भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, वो कहता है कि जो पाई बॉन्ड है ना, दैट इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। सेंटर वाला बॉन्ड तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन फंसे हुए होते हैं दो न्यूक्लियस के दरमियान, मगर पाई बॉन्ड बेसिकली ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे पाई बॉन्ड होता है, तो इस पाई बॉन्ड में मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सपोज हैं, मतलब दो न्यूक्लियस के दरमियान ये फंसे हुए नहीं हैं, इन पर अटैक किया जा सकता है बड़ी आसानी से। कैसे? इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है, जिस चीज पर पॉजिटिव चार्ज हो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आकर इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है अल्कीन का, जिसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। हमने कल के लेसन में वो स्टार्ट भी करने हैं। तो बस मैं यहां पर ये बताना चाहता था कि अल्केन जो हैं उनमें सारे बॉन्ड सिग्मा हैं, और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए होते हैं दो न्यूक्लियस के दरमियान, एक्सपोज नहीं होते, इसलिए उनके जल्दी रिएक्शन नहीं होते, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो उनमें पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर एक्सपोज होंगे या नीचे एक्सपोज होंगे, लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई के, या तो ऊपर या फिर नीचे, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन पर अटैक होता है या वो किसी और पर अटैक करते हैं और रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ना, इसको बड़े प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, कमेंट में बच्चे कहा करते थे सर जी ये रीड करा दिया करें, इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं एक एक लफ्ज आपको रीड कराऊं। मैं समझाता हूं, आप इधर से पढ़ लिया करें, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में सारी बात लिखी हुई है जो मैंने इधर बोली है, सही। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। मैं जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने ये पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। आप वहां जाके डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल कहते हैं मोहब्बत को, यानी इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाली स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर इन द सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन, दे सर्च इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को तलाश करते हैं। और दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जब इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको एक्सेप्टर भी कहते हैं। हम इनको वो भी कहते थे क्या, लिविस एसिड, लिविस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि लिविस एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और इन्हें कैसे जाहिर कराया जाता है, ई लगाकर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी, न्यूट्रल भी, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट उसके बाद सर कोई एग्जांपल दो सर कोई एग्जांपल तो दो इलेक्ट्रोफाइल की। बिल्कुल, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। आर अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लगा दें, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी या प्रोटॉन लविंग स्पीशी, आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल एंड दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये बहुत ज्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज की सूरत में या लोन पेयर की सूरत में। एंड दे सर्च फॉर प्रोटॉन या सर्च फॉर न्यूक्लियस या सर्च फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहते हैं। एंड दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इन्हें डोनर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं, दैट आर लिविस बेसिस, ठीक हो गया। ज्यादातर ये नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है। न्यूट्रल भी होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, जैसे कि पानी है और अमोनिया है, NH3। खैर, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके, अब भी हमने इनको देख लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास
डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल आपकी टेक्स्ट बुक में येलो कलर के बॉक्स में इसका आंसर मौजूद है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं। कार्बोकैटाइन ये क्या होता है मैं बताता हूं। कार्बन से है, कैट आइन कहते हैं पॉजिटिव आइन को, यानी ऐसी स्पीशी, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हम उसको कार्बोकैटाइन कहेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं और इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एन अल्काइल ग्रुप क्या होता है। कार्बन की चेन, कार्बन का ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। विद आ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स कार्बन एटम। एक अल्काइल ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के अंदर मौजूद किसी एक कार्बन पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको कार्बोकैटाइन कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मिथाइल ग्रुप CH3, ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ लगे हुए 3 H, इसे बोला जाता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप पर अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो इसे कहा जाता है मिथाइल कार्बोकैटाइन। क्या कहते हैं? मिथाइल कार्बोकैटाइन। क्यों? क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप के अंदर मौजूद एक ही कार्बन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। हमारी किताब कहती है कि 4 तरह के कार्बोकैटाइन होते हैं। एक सिंपल मिथाइल कार्बोकैटाइन। मिथाइल कार्बोकैटाइन की कैसे डेफिनेशन करोगे कि एक कार्बन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, कोई और कार्बन एटम नहीं लगा हुआ, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटाइन। और दूसरा होता है प्राइमरी कार्बोकैटाइन। मैं समझाता हूं प्राइमरी कार्बोकैटाइन क्या है। ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब इस कार्बन के साथ अगर एक और कार्बन लगा हुआ हो, इधर तो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं ना, 2, एक कार्बन लगा हुआ हो तो इस कार्बन को प्राइमरी कार्बोकैटाइन कहेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक ने क्या कहा है? उसने कहा है कार्बोकैटाइन is bonded to one carbon or alkyl substituent। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे किसी एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो या आर से जुड़ा हो। आर माने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। आर भी तो कार्बन की चेन ही होती है, तो आर लगा दें ज्यादा बेहतर है। तो इस कार्बोकैटाइन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन और इसे हम यूं जाहिर करते हैं 1 लगा के इसके ऊपर डिग्री और लिखते हैं प्राइमरी कार्बोकैट आइन। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। वो क्या होता है? कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ ना डायरेक्टली 2 और कार्बन जोड़ दें, 2 और कार्बन लिखें या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लिखें। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक ही बात है, कार्बन और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो आप आर लगा दें, एक आर इधर लगा दें, एक आर इधर H लगा दें, तो इस कार्बोकैटाइन को हम सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कहते हैं। मैंने पहले लेसन में आपको पढ़ाया भी है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। तो सेकेंडरी कार्बोकैट आइन। ओके, अब टर्शियरी कार्बोकैटाइन, जाहिर सी बात है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बोकैटाइन आगे जो है 3 अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या कार्बन एटम से जुड़ा हो डायरेक्टली, 1 2 3, तो इस किस्म के इसको बोला जाता है टर्शियरी कार्बोकैट आइन। ये डेफिनेशनें आपकी बुक में इनकी लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल मैंने लिख दी हैं, ठीक हो गया। मिथाइल कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, टर्शियरी कार्बोकैटाइन। इन कार्बोकैटाइन में से कौन सा कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है? इसको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा जानी? इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन है द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का पोलराइज हो जाना। पोलराइज से क्या मुराद है? यानी सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हुए जो एटम्स होंगे उन पर पोलैरिटी आ जाए, एक पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये लफ्ज है EW, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, और ED, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट, आपस में जुड़े हुए ग्रुप या एटम इज रेफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट। सर ये हमें कैसे समझ आएगा?
जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना तो ये डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इससे पहले कि मैं इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स की तरफ बढ़ूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की प्रॉपर्टीज ये बड़े रिएक्टिव होते हैं। दीज आर रिएक्टिव स्पीशीज क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है और दे आर शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़ी देर के लिए ये रहते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं। जाहिर है जो चीज रिएक्टिव है वो अनस्टेबल है, वो रिएक्शन करना चाहती है और इन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो रिएक्शन के दरमियान में पैदा होती हैं, ना तो रिएक्टेंट में होती है ना प्रोडक्ट में, दरमियान में पैदा होती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, हम उन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और अगली बात सुन लीजिएगा कि ये जो कार्बोकैटाइन होती है ना, इनके अंदर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनकी जो शक्ल है वो प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर होती है शेप। और उसके बाद आखिरी बात, दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक फिशन। मैं पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाकर आया हूं कि हेट्रोलाइटिक फिशन से कार्बोकैटाइन बना करते हैं। तो यहां से हमें एक खास बात मिली है कि ये जो कार्बोकैटाइन है ये प्लेनर शेप के होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो पहली टाइप है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको समझने के लिए ना हम ये चारों कार्बोकैटाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले ना हम पहला कार्बोकैटाइन जो कि मिथाइल कार्बोकैटाइन है, मगर हम उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल शेप, जैसे मैंने अभी बताया इस तरीके से, असल शक्ल इनकी ऐसी ही होती है, इस अंदाज में ड्रा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो कार्बोकैटाइन है यानी प्राइमरी कार्बोकैटाइन, उसमें आपको पता है कि एक R होता है, बाकी जनाबे वाला H होते हैं। इसको बांड बना दें, इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, ठीक है। और ये एक H इधर होता है, ये देख लें, ये मैंने बनाया हुआ है, फिर ये बनाऊंगा फिर ये बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में आपके पास दो R होते हैं, एक R इधर लगा दें, एक R नीचे लगा दें, इधर H लगा दें, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और आखिर में टर्शरी कार्बोकैटाइन, एक R इधर, एक R इधर और एक R इधर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से ये कार्बन स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो कैसे स्टेबल हो सकता है? वो तो अनस्टेबल है। ये वाला भी अनस्टेबल है, ये वाला भी अनस्टेबल है, ये वाला भी अनस्टेबल है। ये चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, तो स्टेबल होने के लिए इनकी सहायता करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहना चाहते हो? देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो होती हैं आर सेड टू हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं या वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पैदा करते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। देखिए मेरे बेटे, ये जो R आपको नजर आ रहा है इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, EDG या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। ये क्या करता है? ये इस पॉजिटिव वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन अता करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ दे देता है। यूं समझ लें कि इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब कर देता है, और ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब कर देगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब कर देगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जब इधर से भी कार्बन के करीब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर से भी करीब आ जाएंगे, इधर से भी करीब आ जाएंगे, तो कार्बन अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, तीनों जानिब से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन करीब करीब आ गए, तो कार्बन अब कहेगा मैं स्टेबल हो गया हूं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भेजे हैं, कार्बन के करीब किए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब कर रहा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब कर रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब कर रहा है, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हम लगा सकते हैं, बिल्कुल, मगर लगाना नहीं है, ठीक है। इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन उधर बढ़ाए, खुद इन पर पॉजिटिव कैरेक्टर छा गया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव कैरेक्टर छा गया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव कैरेक्टर छा गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अपने इलेक्ट्रॉन उस तरफ दे देना, दूसरे को दे देना और खुद पॉजिटिव फील करना। सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये इस कार्बोकैटाइन के साथ 2 R लगे हुए हैं, तो इधर से भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए जाएंगे, इधर से भी R के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए जाएंगे, तो ये भी कुछ कदरे स्टेबल हो जाएगा। इस वाले को देखें तो इसके साथ सिर्फ एक
एक डोनेटिंग ग्रुप है, एक R लगा हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले इसकी जाने बढ़ा देगा, इसको भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसको देखें तो इसके साथ तो तीनों प्रोटॉन है, तीनों हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की कैपेसिटी, और हाइड्रोजन तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इस वाले कार्बन को कोई भी नहीं है जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के करीब करे और कार्बन को स्टेबल करे। ठीक हो गया। तो अब आपने मुझे बताना है इन चारों कार्बोकैटाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा होगा, जिसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। इसके साथ 3 हैं, इसके साथ 2 हैं, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन कुछ इस अंदाज से होगी कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन होगा, उससे कम स्टेबल जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन होगा, उससे कम स्टेबल जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होगा, और जो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा वो होगा मिथाइल कार्बोकैटाइन। ठीक हो गया। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके। और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी कार्बोकैटाइन, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हैं। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि कार्बोकैटाइन के केस में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी ये वाला कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बाकी दिस। ठीक हो गया। यस सर। अब चलते हैं जरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। तो ये बिल्कुल इसके उलट होगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं आर सेड टू हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेंगे और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव कैरेक्टर ले आएंगे, तो इसलिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम उसे कहेंगे। मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक जो है वो कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है। ये हमारे पास एक चीज है। तो इसमें देखें, ये बांड भी कौन सा है? सिग्मा बांड है, ये भी सिग्मा बांड है, ये भी सिग्मा बांड है, सारे सिग्मा बांड है। हाँ, इसमें ये जो क्लोरीन है, ये जो हेलोजन लगा हुआ है क्लोरीन, आपको पता है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, EWG, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करीब करके खींच के रखता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस बांड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन बेचारा कहेगा कि यार मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो करीब हो गए किसके? क्लोरीन के। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने करीब कर लेता हूं, तो ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने करीब कर लेगा। ठीक हो गया। यस सर। तो बदले में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब आपने मुझे बताना है कि इन दो कार्बन एटम में से कौन से कार्बन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका है कि जो एटम डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो उसके ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बहुत ज्यादा अपने करीब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, और ये फिर ये वाला कार्बन जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी खींचेगा, मगर इतना ज्यादा बेचारा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 है, इसकी भी 2.5 है, इसकी तो है 3.2, ये तो बहुत ज्यादा खींचने की पावर रखता है। तो इसीलिए इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जो है वो ज्यादा होगा, और इस वाले कार्बन पर इतना ज्यादा नहीं होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर हुआ क्या है? आप देखें, सिग्मा बांड में पोलराइजेशन हुई है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। देखो, ये सिग्मा बांड था, पोलराइज हो गया, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। सही है जी सर, हमने यही तो पढ़ा था डेफिनेशन में, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बांड ड्यू टू या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स आर एटम्स। ये देखो, ये एडजेसेंट एटम है या ग्रुप में, ये भी एडजेसेंट एटम या ग्रुप में। ठीक है, समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई है हमें। ओके जनाब। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप यानी R, अल्काइल ग्रुप, इन्हें कहा गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और भी बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मगर इस वक्त हम इन्हीं को पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में हमारी बुक में हेलोजन है, इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप, सयानो ग्रुप और COOH ग्रुप, ये भी सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही होते हैं। इनकी पहचान जो है
वो हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट। ओके तो अब हम आखिरी बात करेंगे क्विक चेक 11.5। 11.5 क्विक चेक का पहला पोर्शन है अल्केन्स डिफर फ्रॉम अल्कीन इन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के एतबार से अल्कीन और अल्केन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ऐसा है, अल्केन में सिग्मा बांड है, अल्कीन में पाई बांड है। जिसमें पाई बांड है वो एक्सपोज्ड बांड है, वो चीज ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो अनस्टेबल होती है, बिकॉज स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर आप अपनी टेक्स्ट बुक से लिख लेंगे, जहां पर ये लिखा हुआ है ना रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, वहां से आप इसका आंसर बना सकते हैं कि क्या सिग्मा बांड के अल्केन में सिग्मा बांड होता है और सिग्मा बांड जो है वो स्टेबल होता है, वो एक्सपोज्ड नहीं होता, दो न्यूक्लियस के दरमियान फंसा होता है। और अल्कीन जो हैं उनके अंदर पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड एक्सपोज्ड है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है, उस पर अटैक करना पॉसिबल है। उसके बाद बी में उन्होंने हमसे पूछा है कि आपको हम 3 स्पीशीज दे रहे हैं, H2 और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बी और सी दोनों को इकट्ठे पढ़ा रहा हूं। इन तीनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। सबसे पहले H2 जो है नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है, एज इट इज न्यूट्रल, क्योंकि ये न्यूट्रल है, बिकॉज इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, तो इसलिए ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। बात करते हैं H पॉजिटिव की, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रीडली। बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और OH नेगेटिव, चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी एंड कैन डोनेट लोन पेयर इजिली। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी डोनर न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो यहां पर हमारा आज का लेसन वाइंड अप होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई कमी कोताही रह गई हो तो माफ कीजिएगा, इन टूटे फूटे अल्फाजों को कबूल कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं। शुक्रिया।